हाँ जी, एक्सटेंशन थ्योरम की बात करें तो ये कह रहा है एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी एफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ वी। पहली बात तो वेक्टर स्पेस कैसा फाइनाइटली जनरेटेड, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कह गई थी कि बेसिस ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, अब इस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का कोई भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट उठा लो, वो किसी ना किसी बेसिस के अंदर जरूर कंटेन होगा, वो किसी ना किसी बेसिस के अंदर जरूर कंटेन होगा। यानी ऐसा बेसिस मिल जाएगा जो अपने पेट में किसको बैठा कर रखा होगा, उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को। चलिए जी प्रूफ की बात करते हैं। डेफिनेशंस आपको सारी याद हैं कि लेट वी एफ बी आ फाइनाइटली जनरेटेड finitely generated finitely generated vector space and let S is equal to alpha 1 alpha 2 and up to alpha m be a linearly independent subset, be a linearly independent subset of V। तो एवरी के लिए दिखाना है, आप आर्बिट्ररी पर काम ले करके चल दो और आर्बिट्ररी को शो करके दिखा दो तो एवरी हो जाएगा। ठीक है, तो देन टू शो दैट then to show that then to show that S be a part of a basis या फिर ये बोल दो कि S को एक्सटेंड करके बेसिस बना देंगे। थ्योरम का नाम क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कोई भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उठाओ, उसमें वेक्टर डालते रहो, तब तक डालते रहो जब तक कि वो क्या ना बन जाए, बेसिस ना बन जाए। आपने एग्जिस्टेंस में एक फाइनाइटली मतलब एक सेट उठाया था जो जनरेट कर रहा था, उसको घटा घटा कर क्या बनाया था, बेसिस। यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसको बड़ा करके क्या बना रहे हो, बेसिस बना रहे हो। देखना बात, तो एक्सटेंशन इसीलिए नाम है। सिंस सारी बातें आप ही बता दोगे। सिंस वी इज फाइनाइटली जनरेटेड फाइनाइटली जनरेटेड अच्छा, फाइनाइटली जनरेटेड है तो बेसिस मिलेगा। ठीक है, सपोज करो suppose suppose dimension of v is equal to n। डायमेंशन क्या होती है, अभी डिस्कस हुआ था 2 मिनट पहले कि बेसिस क्या। पहली बात तो आप डायमेंशन थ्योरम से ये जानते हो कि जितने भी बेसिस आएंगे सबके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे। तो v फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसके पास जितने भी बेसिस होंगे मान लो उनमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, n, तो इसलिए v की डायमेंशन कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अब बेसिस, और बेसिस के अंदर कितने वेक्टर हो जाएंगे जी, n। तो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस s1, और s1 के अंदर ले लो आप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड अप टू बीटा n ऑफ v। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, नाउ कंस्ट्रक्ट अ सेट s2। ठीक है,
और S2 ऐसे बनाओ कि सारे तो अल्फाज डाल दो, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा m कॉमा बीटा 1 बीटा 2 कॉमा बीटा 3 एंड अप टू बीटा n। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सेट S2 इज इक्वल टू, S2 में सारे अल्फाज डाल दिए और सारे बीटाज डाल दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका ये S1 क्या है, बेसिस, तो जनरेट कर देगा पूरे वेक्टर स्पेस को, तो ये वेक्टर ही जनरेट कर देंगे पूरे वेक्टर स्पेस को। ठीक है, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे, तो ये भले ही योगदान करें या ना करें, ये ही जब जनरेट कर देंगे तो ये सेट जनरेट कर देगा। देन ऑब्वियसली S2 जनरेट V। ठीक है, एंड ऑल्सो अब बीटाज किसके एलिमेंट थे, S1 के, यानी बेसिस के, और बेसिस के एलिमेंट पूरे वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट करते हैं। ये एलिमेंट भी तो वेक्टर स्पेस के थे, इनको भी जनरेट कर देंगे। तो ये जो अल्फा 1 है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है नहीं, ये जो अल्फा 2 है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है नहीं, यानी सारे अल्फाज इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएंगे। और आपको कल एक बात बताई गई थी कि अगर कोई एक वेक्टर कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और उनमें ही मिला दिया, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ऑल्सो S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटाज, बिकॉज alphas can be expressed as a linear combination of betas। आई बात समझ में आपको, तो इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब एक और बात बताई हुई है कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, कैसा आ रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, तो उसमें एक वेक्टर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अभी एक बात करेंगे, इतने ये क्या थे, तो भाई साहब इनमें से तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सारे डिपेंडेंट हैं, वो सॉरी इंडिपेंडेंट हैं। इनमें से किसी को उठाएं तो वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, तो फिर वो वेक्टर कहां से आएगा, बीटाज से आएगा। तो बीटाज में कोई एक ऐसा जो होगा जो अपने से पहले आने वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि सेट कैसा हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं चलो बीटाज भी इंडिपेंडेंट हैं। एक बात बताओ, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर अल्फा 3, हाँ बीटाज भी इंडिपेंडेंट है, अरे हाँ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस का बेसिस है ना बीटाज से बना हुआ। आप इसमें से अल्फा 2 उठाओ, अल्फा 2 बिल्कुल भी अल्फा 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं तो यही काम करते करते अल्फा m तक पहुंच गया। अल्फा m भी अपने से पहले आने वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही बारी आई बीटा की, जैसे ही बारी आई बीटा की, तो बीटा के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सारे अल्फाज ले लो और अकेला बीटा, ये तो नहीं कहा, कहीं ये बोला हुआ कि सारे तो अल्फाज ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा m, और एक बीटा 1 ले लो, कि ये इंडिपेंडेंट है, कहीं है। तो बीटा से वो बात शुरू हो सकती है, बीटा लिखा जा सकता है अपने से पहले आने वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही बीटा 2 लिखा जा सकता है अपने से पहले आने वाले
ऐसे ही β3 लिखा जा सकता है। हाँ, तो सारी बातें फिक्स हैं, कहीं भी अपवाद नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? तो देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ बीटा आई बिलोंग्स टू, इस सेट का नाम क्या था पीछे वाले का, लास्ट जो चल रहा था, S2। बीटा आई बिलोंग्स टू X2 such that beta I can be expressed as a linear combination of as a linear combination of its preceding vectors, ठीक है। जो अपने से पहले आने वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है उसे S2 से हटा दो, ठीक है। तो नाउ obtain a set S3 आएगा, और S3 ऐसे बनाओ S2 माइनस बीटा आई, तो ये बराबर रहेगा, सारे अल्फाज इसमें आ जाएंगे कि α1 α2 α3 एंड अप टू αm, β1 β2 एंड अप टू बीटा आई माइनस 1 बीटा आई प्लस 1 एंड अप टू बीटा एन। आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, बीटा आई तो खुद इन पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। कल एक बात हुई थी कि जो खुद बनने के लिए औरों पर डिपेंड हो वो कभी भी औरों को नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपने बीटा आई को हटा दिया, तो अब भी ये पूरा का पूरा सेट S3 जनरेट कर रहा होगा पूरे वेक्टर स्पेस को, ठीक है। तो क्लियरली ये S3 जनरेट कर रहा होगा पूरे वेक्टर स्पेस को। क्लियर हो गई बात? हटाने पर जो औरों पर डिपेंड कर रहा है वो जनरेट करने में कुछ हेल्प करेगा? नहीं करेगा। उसको हटा भी दो फिर भी जनरेट करेंगे ये। इफ S3 is linearly independent, S3 is linearly independent, जनरेट भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो यहीं क्या मिल जाएगा? बेसिस मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज S3 is a basis of V। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इफ S3 is not linearly independent, तो डिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब है कोई एक ऐसा जरूर होगा जो अपने से प्रेसिडिंग वेक्टर के, उसको निकालकर बाहर फेंक दो, लेकिन निकलेगा किन में से? अल्फाज में से, बीटाज में से? बीटाज में से, ठीक है। तो धीरे धीरे कौन कम होते आ रहे हैं? बीटाज कम होते आ रहे हैं। इस प्रोसेस को तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिल जाता। भाई मैं तो कह रहा हूं सारे बीटाज भाग गए, एट द एंड ये बचेगा, ये तो पहले ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फाइनाइट सेट है। तो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस आपको क्या मिल जाएगा? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएगा, और वो जनरेट भी कर रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? बेसिस। और उस बेसिस के अंदर ये कंटेन होगा या नहीं? तो यही तो दिखाना था कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उठा लो, वो किसके अंदर कंटेन है? किसी ना किसी बेसिस के अंदर कंटेन है। चलो अभी आगे बात करते हैं। If S3 is not linearly independent, then continuing the above process, then continuing
containing the above process up to a finite number of steps, up to a finite number of steps. ठीक है, ठीक है. We get a linearly independent set. We get a linearly independent set. ठीक है. अच्छा, एक बात और होती है, आप बीटाज को निकालते जा रहे हो, बीटाज को निकालते जा रहे हो, कभी ना कभी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा. और अभी तो फिलहाल जनरेट कर रहा है, एक तरफ से समझो बात को, ये पूरा का पूरा जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को. अभी ये डिपेंडेंट आ गया, तो इसमें कोई ऐसा वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. वो तो खुद किसी की उस पर बैठा पीठ पर, उसको बाहर भगाओ, वो क्या मदद कर रहा है, ठीक है, बनाने में. अब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो ठीक है, जनरेट तो अब भी कर रहा होगा. डिपेंडेंट आया, फिर से एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा होगा. फिर से कोई ऐसा है जो पीठ पर बैठा दूसरे की पर, गोली मार दो उसको, ठीक है, वो तो खुद बोझ है. तो अब मुझे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट मिल चुका होगा, नहीं मिला तो फिर से कोई एक वेक्टर वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है. फिर से कोई धरती पर बोझ मिल जाएगा, उसको हटा देंगे. मतलब अल्टीमेटली मैं तो कहूँ सारे बीटाज भी हट गए ना, तो फिर एट द एंड तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है. तो मैंने कहा कि अगर S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप देन कंटिन्यूइंग द above process up to a finite number of steps, we get a linearly independent set which generates V. जो किसको जनरेट कर रहा होगा, V को जनरेट कर रहा होगा. अब ये, अब बिकॉज भी दे दो कि क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि अल्फाज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. मैं तो कहूं सारे बीटाज निकल गए, अल्फाज तो बचे. और अल्फाज कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज, कारण भी लिख दो, बिकॉज अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा m इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट. सो 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 हियर वी गेट, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और जनरेट कर रहा है वी को, बेसिस बन गया. सो हियर वी गेट अ बेसिस ऑफ वी कंटेनिंग कौन सा सेट, एस. एस माना था ना, एस माना था, S1 माना था, कंटेनिंग एस. तो हमें एक बेसिस मिल जाएगा जिस किसको कंटेन कर रहा होगा, एस को कंटेन कर रहा होगा. ठीक है. तो थ्योरम भी तो यही कह रही थी कि अगर आपका फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ले लो, वो किसके अंदर कंटेन होगा, किसी ना किसी बेसिस के. या फिर ऐसे बोल दूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को ही बड़ा करके क्या बनाया जा रहा है, बेसिस. इसीलिए इसका नाम था एक्सटेंशन थ्योरम. फिर फाइनल इसका स्टेटमेंट और लिख देना, सो करके या हेंस करके, हेंस स्टेटमेंट. हो गया प्रूफ क्लियर, बताओ कोई दिक्कत हो तो.